ओके जी, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे मेंडल्स सेकंड लॉ पर। एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन हम भी जब एफएससी में होते थे तो ये चैप्टर हमें भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन है मुश्किल नहीं, थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है। मेंडल्स ब्रेक थ्रूज इन साइंस। मेंडल कौन थे, ये कहाँ पे पैदा हुए, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल जो था ये एक ऑस्ट्रियन मोंक था। मोंक का मतलब जानते हो, मोंक क्या होता है? मौलवी जिसे हम कहते हैं। ये एक तो यहाँ पर हमारे भी मौलवी हैं जो कि बस मतलब कि वो हमें सिर्फ उनके हाँ रिलीजियस टच है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मोंक था ये क्रिश्चियनिटी से इसका ताल्लुक था, मतलब ये ईसाई था। ये मोंक जो था ये सिर्फ मोंक नहीं था, ये साइंटिस्ट भी था। ये बायोलॉजिस्ट के साथ साथ ये मैथमेटिशियन भी था, और इसके अलावा 2-3 डिग्रियां और भी थी इनके पास। बड़ा ही हार्ड वर्कर था। हार्ड वर्कर कैसे था कि साइंटिस्ट जितने भी हमारे हिस्ट्री में हम जो भी साइंटिस्ट पढ़ते हैं उनमें बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि मसलसल अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने 28,000 पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे। 28,000 पी प्लांट्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब सोचे 28,000 कितना बड़ा फिगर है। ये इस दौरानिए में इन्होंने बहुत सारी बातों को जाना, बहुत सारे फैक्ट्स को जाना। इन्होंने एक स्टेटमेंट पेश किया। स्टेटमेंट उन्होंने ये पेश किया कि भाई पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग आते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो प्लांट का है, चाहे वो एनिमल का है, चाहे वो जो भी है, उनमें भाई कुछ चीज़ें आती है अपने पेरेंट्स से, लेकिन उनको जीन्स का, जेनेटिक्स का कुछ भी इल्म नहीं था इनको। लेकिन इनमें माइंड था कि भाई कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, कि बच्चा आखिर बाप की तरह या माँ की तरह कैसे हो सकता है। या प्लांट के केस में ये देखे कि एक पौधा है, वो एक दूसरे पौधे से उसका ऑफस्प्रिंग, उसके सीड्स, उसकी जनरेशन हो रही है, तो इस ऑफस्प्रिंग में, इस नए प्लांट में उस पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उनको जीन्स का पता नहीं था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने कहा भाई कि भाई देयर आर सम फैक्टर्स या एलिमेंट्स। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई जो 2 चीज़ें और हैं। इन्होंने हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया, वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पेश किया, बस आगे जेनेटिक्स का इन्होंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज उस दौरानिए में या उस इरा में जेनेटिक्स के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था। हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में इन्होंने कहा कि भाई जो ऑफस्प्रिंग बना है वो तो उसमें तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है। तो इन्होंने फिर कहा कि इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी किसकी वजह से आती है कि भाई पेरेंट्स से कुछ फैक्टर्स आते हैं, कि भाई कुछ फैक्टर्स है, कुछ एलिमेंट्स है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रहे हैं। ये असल में जीन्स थे, लेकिन वो 1900 के बाद जेनेटिक्स की स्टडी पर स्टार्ट हो गई। और इन्होंने फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी पेश किया वेरिएशन का, कि भाई होना तो ये चाहिए था कि ये बच्चा जो इन दोनों के हैं, इन दोनों माँ बाप का है, ये इनके हुबहू क्यों नहीं है, मतलब 100% आइडेंटिकल क्यों नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया है व्हेन यू कंपेयर दिस ऑफस्प्रिंग विद द पेरेंट्स। तो इन्होंने कहा कि भाई वेरिएशन इज़ अ थिंग, वेरिएशन इज़ अ फिनोमेना, कि
हेरिडिटी के साथ साथ इन्होंने इनमें कुछ डिफरेंसेस भी है जिनको इन्होंने वेरिएशन का नाम दे दिया। ये दो एलिमेंट्स पेश कर दिए इन्होंने, ठीक है जी। अब इन्होंने पी प्लांट जो है उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए 1856 में, 1856 से 1863 तक। फिर इन्होंने 1866 में इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश कर दिया एक जर्नल में। उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये एक पेपर इन्होंने पब्लिश कर दिया। लेकिन याद रखें कि किसी को कुछ इल्म नहीं था, ना इनहेरिटेंस के बारे में किसी को कुछ इल्म था, ना जेनेटिक्स के बारे में किसी को कुछ इल्म था, कुछ भी इल्म नहीं था, ना स्टैटिस्टिक्स के हवाले से किसी को कुछ इल्म था, क्योंकि इन्होंने फिर आगे स्टैटिस्टिक्स पेश किए, रेशियोज पेश किए, लेकिन उसके बारे में साइंटिस्ट को पता नहीं था। अब बदकिस्मती, बैड लक क्या हो गया? बैड लक ये हो गया कि जब इन्होंने 1866 में ये पेपर पब्लिश किया, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेंडल 1884 में मर गए, कोई परवाह नहीं, किसी ने परवाह नहीं की इनके एक्सपेरिमेंट्स के, इनके 28,000 एक्सपेरिमेंट्स के। फिर जब 1900 में 3 साइंटिस्ट्स ऐसे थे जो कि जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, उन्होंने जेनेटिक्स पे काम शुरू किया था। एक डी व्राय था और एक टिशमार्क थे, आई थिंक, हाँ, एक तीसरा एक और था। इन्होंने जेनेटिक्स पे काम कर दिया था। अब जब ये जेनेटिक्स पे काम करने लगे तो इनको यही फैक्टर्स और यही एलिमेंट्स सामने आए, लेकिन उन्होंने कहा कि दीज आर द जीन्स, बिल्कुल यही स्टेटमेंट पेश किया था, लेकिन उन्होंने जीन्स का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स आ रहे हैं। फिर इन्होंने मेंडल का पेपर पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ था, जर्नल में कहीं पड़ा हुआ था, वो जर्नल रिकॉग्नाइज भी नहीं हुआ था, मतलब कि एक कोई ख़ास जर्नल नहीं था जिसमें उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया था। फिर उन्होंने इस मेंडल के काम के पीछे लगे, कभी मेंडल ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने तो बड़ा वो तो एक माइलस्टोन था। फिर उन्होंने कहीं से वो पेपर फाइंड किया किसी जर्नल से। उस पेपर को जब उन्होंने पढ़ा तो भाई उन्होंने कहा कि वो मेंडल फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने इसको लक़ब दे दिया कि द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मेंडल को कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन साइंटिस्ट्स की वजह से 1900 के बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स 2 किस्म के हैं, एक मेंडेलियन जेनेटिक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसको क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, कि मतलब मेंडल्स ने जितने भी लॉज पेश किए, जेनेटिक्स अगर उस पे आ रहा है, उसके वो लॉज को फॉलो कर रहा है जेनेटिक्स, तो इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स कहा जाता है या क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। इसमें मज़ीद बातें हैं, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स को मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, जिसमें कोडोमिनेंसी वगैरह के ऑप्शंस या कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इन्होंने फिर इसको लक़ब दिया कि मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये पूरी स्टोरी थी मेंडल की, भाई वो एक बड़ा उस्ताद और बड़ा साइंटिस्ट था जिन्होंने जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस में बड़ा नाम कमाया है।